नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा आपके साथ एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहा हूँ पॉलिटी की क्लास के साथ। और ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये पेट के लिए पीईटी यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए चल रही हैं। अभी तक हमने जो इसकी पहले की क्लासें हुई हैं उन क्लासों में हमने क्या क्या कर लिया है। उन क्लासों में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इन चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद यानी संघ की कार्यपालिका को हमने कर लिया है। इसके बाद हम संघ की विधायिका को पढ़ रहे थे जिसमें हमने संसद के गठन के बारे में पढ़ लिया। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। फिर हमने लोकसभा के बारे में जाना, राज्यसभा के बारे में जाना, इनके अधिकारियों के बारे में जाना जैसे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इन लोगों की शक्तियों के बारे में जाना, इनके कार्यकाल के बारे में जाना। अब हम संसद की विधायी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो संसद की विधायी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न यहां से बन जाते हैं। तो संसद है, ध्यान से देखिए, संसद संसद का यानी पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, ये किस कार्य को करती है। इसका मेन कार्य है कानून का निर्माण करना। क्या है इसका मेन कार्य है, कानून का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है। तो जब इसका प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है तो कानून कैसे निर्मित होगा, किस प्रकार से कानून का निर्माण करेगी, आइए उस चीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है विधेयक यानी बिल। और विधेयक जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन को हम प्रथम सदन कहते हैं। यहाँ देखिए हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कोई स्पेशल विधेयक यानी सदन विधेयक, संशोधन विधेयक, इस तरह की किसी विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं। हम संसदीय प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संसद की जो प्रक्रिया है कानून निर्माण करने की वो किस प्रकार कार्य करती है। तो विधेयक होता है, विधेयक जिस भी सदन में आएगा उसे कहते हो सदन वन, सदन फर्स्ट। ये लोकसभा हो सकता है या सभा भी हो सकता है। यदि ये लोकसभा है फिर जो बचता है वो कहलाता है दूसरा सदन, सदन दो। अगर ये लोकसभा है तो ये राज्यसभा हो जाएगी और अगर ये राज्यसभा है तो ये लोकसभा हो जाएगी। तो सबसे पहले जो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहला बिंदु है वो बिंदु है विधेयक यानी बिल। जिस भी सदन में ये लाया जाएगा उसे हम पहला सदन कहते हैं, या अगर वो लोकसभा है तो दूसरा राज्यसभा हो जाएगा। अब देखिए पहले सदन से ये विधेयक पारित होता है। पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में जाता है और यहां भी जब ये पारित होकर फिर जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। और अगर राष्ट्रपति इस पे अनुमति दे दें, अनुमति प्रदान कर दें तो यह ले लेता है क्या, कानून बन जाता है। बात समझ आ रही है कि विधेयक कैसे कानून का स्वरूप लेता है। तो विधेयक कानून का स्वरूप लेता है, एक प्रक्रिया है कि संसद का पहला सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहां से पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। वहां से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति के लिए, और अनुमति के बाद वो क्या बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। ये है संसद में
कानून निर्माण करने की प्रक्रिया। सभी कानून इसी प्रकार से निर्मित होते हैं। वो बात अलग है कि कुछ विधेयकों पर लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है, राज्यसभा की शक्ति कम है। कहीं कहीं पे राज्यसभा की ज़्यादा है, लोकसभा की कम, कहीं कहीं दोनों की बराबर है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो ये प्रक्रिया पूरी है कानून निर्माण करने की। विधेयक पहले सदन में, वहां से पारित होकर दूसरे सदन में, वहां से पारित होकर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी अनुमति प्रदान करने के बाद उसे कानून का स्वरूप दे देता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे देखिए। अब आगे है कि विधेयक, देखो विधेयक, पहले तो एक बात समझो, विधेयक पहले प्रस्तुत करने के आधार पर होता है कि सदन में जो विधेयक प्रस्तुत कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार का है। एक है सरकारी, दूसरा है गैर सरकारी। सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है जिस विधेयक को मंत्री परिषद के मंत्री प्रस्तुत करते हैं, उस विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। और जब किसी विधेयक को मंत्री परिषद के मंत्रियों के अलावा कोई और सदस्य प्रस्तुत करता है, तो उस विधेयक को क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं जो विधेयक है हमारे पास, चार प्रकार के विधेयक हैं। कौन कौन से विधेयक हैं? पहला है साधारण विधेयक। कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक। दूसरा है धन विधेयक। तीसरा है वित्त विधेयक। चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। ये चार प्रकार के विधेयक अपने पास हैं। एक तो साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब इन विधेयकों पर क्या प्रक्रिया लागू होती है, किस प्रकार से सदन में आते हैं, कौन से सदन में आते हैं, इन सब चीजों पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। देखिए, साधारण विधेयक जो है, उस विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यह विधेयक दोनों सदनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। कि जो पहला सदन होगा वो लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। अगली बात देखिए, दूसरी बात यह है कि यह साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत से पारित होता है। फिर यहां पर एक चीज देखिए, अगला है लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति
बराबर है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? देखिए, मान लीजिए विधेयक लोकसभा में आया और लोकसभा ने इसे पारित करके राज्यसभा के पास भेजा। राज्यसभा क्या करती है? इस विधेयक को संशोधन के लिए भेज देती है। किसके पास? वापस लोकसभा के पास। या 6 महीने से अधिक समय तक यह अपने पास रोक कर रखती है। 6 महीने से अधिक समय तक इसको अपने पास रोक कर रखती है। तो यहां पर गतिरोध जैसी स्थिति आ जाती है। गतिरोध जैसी स्थिति आ जाती है। इस स्थिति में क्या होता है? अगला है, इस विधेयक पर गतिरोध गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या है? बुलाई जाती है। बात समझ में आई? जब इस विधेयक पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो क्या किया जाता है? इस विधेयक पर संयुक्त बैठक को बुला लिया जाता है। और इस बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अब गतिरोध क्या है? गतिरोध है कि पहला सदन इस विधेयक को पारित करके भेजे और दूसरा सदन इसे संशोधन के लिए पुनः वापस कर दे, और संशोधन के बिना या संशोधन के साथ वो भेज दे। और दूसरा सदन क्या करे? दूसरा सदन 6 माह से अधिक समय तक इसे अपने पास रोक कर रखे। तो ऐसी परिस्थिति को उस विधेयक पर गतिरोध की परिस्थिति कहा जाता है। और यानी कहने का मतलब यह है कि विधेयक पर दोनों सदन सहमत नहीं हैं। और जब सहमत नहीं है तो क्या होगा? जब सहमत नहीं है तो क्या होगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति क्या बुला लेगा? संयुक्त बैठक। यानी कहने की बात इतनी है, यह विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक पर संयुक्त बैठक हो जाती है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति अपने सभी विकल्पों का प्रयोग करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलिए, अगला क्या है? देखिए, अगला है धन विधेयक। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक। तो सबसे पहले यहां पर दो चीजें जानो, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत पूछी जाती हैं। आर्टिकल 110 धन विधेयक की धन विधेयक की परिभाषा और आर्टिकल 109 धन विधेयक की आर्टिकल 109 धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया है। इतनी बात समझ। इन दोनों आर्टिकल्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे। क्या रखेंगे? कि आर्टिकल 109 में क्या है और आर्टिकल 110 में क्या है। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की डेफिनीशन है, धन विधेयक की परिभाषा है। और आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है? धन विधेयक, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद
सदन में आता है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर क्या करता है, अपनी पूर्व अनुमति को देता है। समझ में आ रही बात को? आगे देखिए, आगे बच्चा यह है कि यह केवल लोकसभा, यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। समझ में आ रही? यह विधेयक जो है वो केवल और केवल कहां आएगा, वो केवल और केवल कहां आएगा, लोकसभा में आएगा। कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। यह धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अब देखिए, अगला है राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके बाद ये क्या होता है, स्वतः ही पारित माना जाता है। स्वतः ही पारित हो जाता है। कितने दिन के बाद? 14 दिनों के बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही पारित माना जाता है, स्वतः ही पारित हो जाता है। एकदम समझ में आ रही बात को? अब देखो, आगे देखो, आगे क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष इस विधेयक को प्रमाणित करता है। आगे देखिए, लोकसभा की शक्ति राज्यसभा की तुलना में क्या है, ज्यादा है। कैसे नहीं ज्यादा होगी? राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है और 14 दिनों के बाद यह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कम है पावर में उससे। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, इस विधेयक पर, धन विधेयक पर क्या है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती। इतनी बात समझ की नहीं आई बच्चा? धन विधेयक के बारे। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 110। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 109। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है? कहां पर? लोकसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। बात समझ में आई? निम्नलिखित में से किन किन विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती? तो धन विधेयक पर आपको पता है कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे बढ़ते। देखिए प्रश्न का जो स्वरूप है, यहां पर हम उन्हीं बिंदुओं को देख रहे हैं जो बिंदु एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। भाई धन विधेयक में क्या पूछ सकता है आपसे? मैंने कहा ना, धन विधेयक पर आपसे
यही प्रश्न बन सकता है कि धन विधेयक का सबसे पहला प्रश्न यही है कि धन विधेयक का अनुच्छेद बता दो, धन विधेयक की प्रक्रिया का अनुच्छेद बता दो, धन विधेयक को प्रमाणित करने वाले का नाम बता दो, धन विधेयक पर राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती ये बता दो, और क्या बन सकता है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। समझ रहे ना बात को? तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में धन विधेयक से बनेंगे, और ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अनुच्छेद के बारे में आप एकदम ध्यान रखिए कि जो धन विधेयक का ये जो अनुच्छेद है बेटा, धन विधेयक का ये जो अनुच्छेद है, इन दोनों अनुच्छेदों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो धन विधेयक हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। आगे है वित्त विधेयक। देखिए, वित्त विधेयक बेटा दो प्रकार का है, एक है फर्स्ट और दूसरा है सेकंड। ये आर्टिकल 117 में है। फर्स्ट वाला जो है वो है आर्टिकल 117 क्लॉज 1, और ये है आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 2। ठीक, बात समझ में आई? अब देखिए, वन वाला जो है ये केवल लोकसभा में आएगा, केवल लोकसभा में, और ये वाला क्या है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में आ सकता है। तो बात समझ में आई कि धन विधेयक, सॉरी, वित्त विधेयक दो प्रकार का है। एक है पहला वित्त विधेयक 117(1) और दूसरा है 117(2). पहला जो है वो केवल लोकसभा में आएगा, और दूसरा लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में उस विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उस विधेयक को लाया जा सकता है। पहली बात समझ में आई? एकदम क्लियर बात, पहला पॉइंट यही है हमारा। फिर आगे देखिए, वित्त विधेयक पर, वित्त विधेयक पर दोनों सदनों, सॉरी, वित्त विधेयक पर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति क्या है? बराबर है। वित्त विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति क्या है? बराबर है। बात समझ में आ रही है कि दोनों की शक्तियां बराबर, यानी अब शक्ति बराबर है तो दूसरा क्या कर सकता है? 6 माह से अधिक समय तक रोक सकता है या संशोधन की डिमांड कर सकता है। तो यहां पर एक बात क्या निकल के आई? एक बात बस यही निकल के आई कि इस विधेयक पर क्या हो सकती है? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक हो सकती है। क्या हो सकती है? संयुक्त बैठक हो सकती है। बात समझ में आ रही है? संयुक्त बैठक इस पर हो सकती है। एकदम क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो पूछेगा क्या इसमें? इसमें पूछता बस ये है, आप इस आर्टिकल को ध्यान में रखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक है। तो अनुच्छेद 117। कितना? अनुच्छेद 117 संविधान में वित्त विधेयक से क्या है? संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए क्या है बेटा, आगे है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये है अनुच्छेद 368। देखिए, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन क्या है कि भारतीय संविधान रिजिड और फ्लेक्सिबल है।
यानी कठोर और लचीला है। भारतीय संविधान का एक नेचर ये है कि वह संशोधित हो सकता है, उसे हम आसानी तरीके से भी और कठिनाई से भी, दोनों तरीकों से क्या करते हैं, संशोधित कर सकते हैं। यही हमारे संविधान का नेचर है कि वह आराम से भी संशोधित हो जाता है और कहीं कहीं पे उसे संशोधन करने की कठिनाई भी होती है। इसीलिए कहा था भारतीय संविधान लचीला होने के साथ साथ कठोर भी है। तो संविधान संशोधन विधेयक का मतलब है ऐसा विधेयक जो संविधान संशोधन से क्या है, जुड़ा हुआ है या संविधान संशोधन के लिए है। देखिए इस विधेयक पे बच्चा राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति क्या है, बराबर है। दोनों की शक्ति क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग 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 पारित होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यानी यह जो विधेयक है वो दोनों सदनों से क्या है, अलग अलग पारित होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। जब दोनों सदनों से अलग अलग ये पारित होगा तो बच्चा ये बताओ क्या संयुक्त बैठक होगी, नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि इस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, इस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, नहीं होगी। इस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। तो हमने 4 विधेयक पढ़े, एक साधारण विधेयक पढ़ा, एक धन विधेयक पढ़ा, एक संविधान वित्त विधेयक पढ़ा और एक संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा। तो आप इन तीनों विधेयकों के बच्चा आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 110। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 117। और संविधान संशोधन किस विधेयक में है, अनुच्छेद 368। इतनी बात समझ में आई। तो यानी हमने विधेयकों के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए बार बार एक चीज आ रही थी, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या है, संयुक्त बैठक बताइए। संयुक्त बैठक, संयुक्त जॉइंट सेशन, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 क्या है, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से बच्चा जुड़ा हुआ है। तो पहला ही प्रश्न ये बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, किससे संबंधित है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, वह संयुक्त बैठक से। बताओ, अगर ऑप्शन में दिया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका संयुक्त बैठक से संबंधित है तो उसका नाम क्या है, अनुच्छेद 108। और आपको पता है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक है, 110 में। और किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन विधेयक है, 368 में। बात समझ में? तो 2 बातें आप यहाँ पे पहले ध्यान रखिए, सीधा सीधा चीजों को याद रखिए। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन
विधेयक अनुच्छेद 368 और दूसरा है बच्चा धन विधेयक अनुच्छेद 110। इन दोनों विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? इन दोनों विधेयकों पर क्या हो गई? संयुक्त बैठक इन दोनों विधेयकों पर क्या होगी? संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। बात समझ में आई? अब देखो संयुक्त बैठक है क्या? संयुक्त बैठक क्या है? कोई विधेयक है, विधेयक पर क्या है? गतिरोध उत्पन्न हो जाए। क्या है? गतिरोध उत्पन्न हो जाए। गतिरोध उत्पन्न हो जाए मतलब यह है कि दोनों सदन विधेयक पर सहमत नहीं है। क्या है? दोनों सदन उस विधेयक पर सहमत नहीं है। इस परिस्थिति में क्या कहा जाता है? इस परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती। इस परिस्थिति में क्या है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बच्चा बुला लेता है। बात समझ में आई? राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त बैठक का आह्वान करेगा कि संयुक्त बैठक अब होगी इस विधेयक पर। अब जब संयुक्त बैठक होगी तो होगा क्या? उस चीज में जानिए। गतिरोध की स्थिति क्या है? देखो, सदन वन है, विधेयक को पारित करें और सदन दो क्या करे? 6 माह से अधिक समय तक विधेयक को रोक ले। ठीक, पहली बात। दूसरा, क्या करे? इनके पास वापस भेजे। काहे के लिए? संशोधन के लिए। और ये क्या करें? संशोधन के बिना पुनः पारित कर दे। तो ऐसी परिस्थिति ही है गतिरोध की। बात समझ रहे हो? इसी परिस्थिति को गतिरोध कहोगे। क्यों? क्योंकि दोनों सदन सहमत ही नहीं हो पा रहे हैं। और जब सहमत नहीं हो पा रहे हैं तब राष्ट्रपति क्या करेगा? तब राष्ट्रपति लगा देगा, कहेगा भैया 108 लगाओ, अनुच्छेद 108 अप्लाई। अनुच्छेद 108 अप्लाई होते ही क्या होगा? संयुक्त बैठक बुला ली जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? संयुक्त बैठक बुला लिया। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा
द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। एकदम क्लियर है कि नहीं बोलो? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती। पहला ही प्रश्न आपका है, पहला ही प्रश्न ये है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कौन बुला रहा है? राष्ट्रपति बुला रहा। क्यों बुला रहा है? कि किसी विधेयक पर दोनों सदन क्या है, सहमत नहीं हो पा रहे, इसीलिए क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। इसीलिए क्या किया जा रहा है, संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है। अब आगे देखिए, आगे बच्चा है क्या क्या। सबसे बड़ी बात, जब ये संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो इसमें क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों है। ठीक, तो इसकी जो कार्यवाही होगी वो लोकसभा के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? लोकसभा के अनुसार होगी। जो ये कार्यवाही इसकी चलेगी वो लोकसभा के अनुसार चलेगी। अब लोकसभा इसमें हमेशा डोमिनेंट पोजीशन पे होती है, इसीलिए जनरली ये लोकसभा के द्वारा इसको पारित करा लिया जाता है। अब देखिए, जो प्रश्न अगला बनता है, जो बहुत बार एग्जाम में आया है, कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखो, संयुक्त बैठक अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता देखिए सबसे पहले करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक की बच्चा अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अगर ये अनुपस्थित हैं, ये अनुपस्थित हैं, ये हैं ही नहीं, तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। और अगर ये भी उपलब्ध नहीं है, अगर ये भी उपलब्ध नहीं है, तब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तब इसकी अध्यक्षता उपसभापति करेगा। और अगर ये भी अनुपस्थित हैं तो कौन करेगा? बैठक में से कोई सदस्य करेगा। बैठक में से कोई सदस्य करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये भी अनुपस्थित है तो उस बैठक में से कोई सदस्य क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता कर देगा। बात समझे कि नहीं? एकदम क्लियर है? ये प्रश्न आता है। तो वर्तमान समय तक 3 विधेयकों पर इसका हो चुका है संयुक्त बैठक। कौन कौन से हैं? दहेज प्रतिषेध विधेयक, 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, बुलाई गई है। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। समझ में आया भाई? ये चीज आपके समझ में आई एकदम? संयुक्त बैठक, देखो प्रश्न बनते हैं यहां से। प्रश्न क्या बनेगा? किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। वो अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और वो अनुपस्थित है कौन करेगा? उपसभापति। अगर वो भी अनुपस्थित है तो उस बैठक में से कोई सदस्य उसकी अध्यक्षता करता है। अभी तक कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई, 3 बार बुलाई गई है। देखिए 3 बार बुलाई गई। क्या है? पहला
दहेज प्रतिषेध विधेयक पर। किस पे बुलाई गई? दहेज प्रतिषेध विधेयक पर पहली बार बुलाई गई। दहेज प्रतिषेध विधेयक पर 1961 में। कब बुलाई गई? 1961 में इसे बुलाया गया। दूसरी बार कब बुलाई गई? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर। कब? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। और तीसरी बार कब बुलाई गई? आतंकवाद निरोध विधेयक। इन तीन विधेयकों पर बुलाई गई है क्या? संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इन तीन विधेयकों पर संयुक्त बैठक बुलाई गई है 1961, 1978 और 2002। बात समझ में आई? तो बच्चा ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक तीन बार ये बुलाई गई है संयुक्त बैठक। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। संयुक्त बैठक से बार बार प्रश्न बनता है। बार बार प्रश्न बनता है इसमें, बार बार ये प्रश्न बनता है, बार बार इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ पर विधेयक के बारे में जाना, संयुक्त बैठक के बारे में जाना। अब देखिए हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो हम पहले जानेंगे संसद के सत्र, स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, इन सब चीजों को हम जानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? ठीक, देखिए आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 क्या कहता है? रात का समय और क्लास। अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के दोनों सत्रों, संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना मतलब समाप्त करना, और लोकसभा का भंग करना। लोकसभा का भंग करना, ये सभी अधिकार किसके पास हैं? ये सभी अधिकार हैं राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय के पास। यानी कहने की बात यह है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाएगा, यानी आहूत करेगा, संसद के सत्र को सत्रावसान करेगा, और लोकसभा को क्या करता है? लोकसभा को वो विघटित करता। क्योंकि आपको पता है लोकसभा क्या है? लोकसभा आपका एक निम्न सदन है, और जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाता है। यहां तक कोई समस्या? बताइए, यहां तक कोई समस्या? देखिए, सत्र का मतलब ये होता है बैठक के। तो हमारे यहां पर संसद के कितने सत्र चलते हैं? संसद के सत्र, संसद के हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं।
कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। तीन सत्र है हमारे पास। एक है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। बात समझ में आई? ये तीन हमारे पास सत्र है। सत्र का मतलब बैठकें, सेशन, बैठकें। अब यहां पर दो चीज का ध्यान दीजिए। एक शब्द है सत्रावसान और दूसरा शब्द है स्थगन। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी कभार आते हैं एग्जाम में। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का समापन। जैसे बजट सत्र है तो बजट सत्र पूरा हुआ, और बजट सत्र क्या होगा? बजट सत्र जब खत्म होगा तो उस सत्र का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा, यानी बजट सत्र का समापन हो जाएगा। इसे कहते हैं सत्र का समापन, यानी सत्र का समापन। और इसे करता कौन है? राष्ट्रपति। प्रश्न आएगा कि सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न आएगा स्थगन। स्थगन का मतलब होता है कि अनिश्चित काल के लिए जो बैठक हो रही है उसे रोकना, निलंबित करना। क्या है? अनिश्चित काल के लिए बैठक को निलंबित निलंबित करना। क्या है? निलंबित करना। अनिश्चित काल के लिए बैठक को क्या करना है? निलंबित करना है। इसे कहा जाता है स्थगन। और जो स्थगन है वो सदन के जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति या उपसभापति द्वारा किया जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए, इतनी बात समझ में आई? किसी प्रकार की समस्या यहां तक? बोलिए। प्रश्न देखिए, स्थगन से प्रश्न एक बार आया है कि संसद में सदन के स्थगन को कौन करता है? किसके द्वारा स्थगन किया जाता है? संसद के सदन को किसके द्वारा बैठक को स्थगित किया जाता है? तो कौन है? वो है उस सदन का सभापति या फिर अध्यक्ष, जो भी है। क्लियर हुई बात को? बोलिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक। अब देखिए, अब है संसद में जो सामान्य प्रक्रिया है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या है, संसद के अंदर जो विधेयक आता है उन विधेयकों पर चर्चा होती। चर्चा के बाद, चर्चा के समय क्या क्या बनाया गया है? तीन चीजें बनाई गई हैं। क्या तीन चीजें बनाई गई हैं? संचालित करने में तीन चीजें हैं, आप उन चीजों को देखिए। सबसे पहले है प्रश्नकाल। क्या होता है प्रश्नकाल? प्रश्नकाल, शून्यकाल।
आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की देखिए, दोनों सदनों के दोनों सदनों के बैठक का बैठक का पहला घंटा, जो पहला फर्स्ट आवर होता है बैठक का, उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है प्रश्नकाल में? इसमें क्या होता है प्रश्नकाल में? इसमें राष्ट्रीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को पूछा जाता है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? और ये आपका 11 बजे से 12 बजे तक इसका समय होता है। 11 बजे से 12 बजे तक समय रहता है। ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं। ये इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड की देन है। प्रश्नकाल जो है वह इंग्लैंड की देन है। अगला देखिए क्या है। शून्यकाल। शून्यकाल, बेटा शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। भारत की देन है। शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। यह जो है वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद, यह जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो घंटा होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो घंटा होता है का 1 घंटा, जो 1 घंटा होता है उस घंटे को हम शून्यकाल कहा जाता है। और इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के, इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के लोकहित के महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है। लोकहित के महत्व के विषय पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है शून्यकाल में। फिर आगे आता है आधे घंटे की चर्चा। क्या आता है? आधे घंटे की चर्चा। देखिए, यह जो अंतिम समय है, बैठक का जो अंतिम घंटा होता है, जो अंतिम समय है, उसमें किसी विशेष जो विषय था महत्व का, उसके बारे में चर्चा की जाती है। उसके बारे में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो प्रश्न जो बना है वो पूछा गया, शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल किसकी देन है? तो शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल भारत की देन है। अब आगे हम देख लेते हैं संसद के प्रस्ताव। पहला देखिए, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है। केवल लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जब राष्ट्रपति को इस बात का अनुभव हो जाने लगता है कि लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, तो उसे अपना बहुमत प्रसिद्ध करने के लिए इसे रखा जाता है। यानी सरकार को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए सरकार को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाता है। देखिए,
अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अगला क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। अगला है अविश्वास प्रस्ताव। देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव ये भी केवल लोकसभा में, और लोकसभा में लाया जाता है, और इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि विपक्षी दल सरकार के विरुद्ध लाती है, सरकार की नीतियों के विरुद्ध लाया जाता है, सरकार की नीतियों के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया जाता है। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। अगला है निंदा प्रस्ताव। क्या है? निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में क्या क्या प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक। और विपक्ष इसको लाता है सरकार के विरुद्ध। विपक्ष लेके आता है किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध इस प्रस्ताव को लेकर आता है। और निंदा का मतलब यह है कि हम सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है, सरकार की नीतियों से हम सहमत नहीं है, तो हम उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आते हैं। इसी में आगे आप देखेंगे कटौती प्रस्ताव आ जाता है। जब बजट लाया जाता है तो उसमें कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए संसद की कुछ समितियां हैं। संसद की समितियां हैं, वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति है, विभागीय समितियां हैं, विशेषाधिकार समितियां, ऐसी समितियां। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम दो समितियों के बारे में ही पढ़ेंगे। एक है प्राक्कलन समिति और दूसरी है लोक लेखा समिति। एक प्राक्कलन समिति और दूसरी लोक लेखा समिति, ये समितियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों वित्त से जुड़ी समितियां हैं। इन समितियों पर हम चर्चा करते हैं आगे। अभी तक हमने यहाँ पर जो चीज़ों को देखा है, जो चीज़ों को जाना है, लगभग लगभग विधायिका को हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग लगभग विधायिका को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जो चीज़ें यहाँ पर रह जा रही हैं उन्हें हम जो प्रश्नों की जो अपनी श्रृंखला लाएंगे, प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखलाएं लाएंगे, उस श्रृंखला के माध्यम से हम उन्हें पूरा करेंगे। अगली जो हमारी क्लास है उसमें हम उच्चतम न्यायालय और लेखा एवं परीक्षक कैग CAG के बारे में हम जानेंगे। CAG के बारे में हम जानेंगे और हमारा संघ जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम राज्य की ओर बढ़ेंगे और राज्य में हम राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें हमें बहुत सी चीज़ों को जानकारी नहीं करनी है। राज्यपाल, विधान परिषद और विधान थोड़ा थोड़ा हल्का ज्ञान लेके चल रहा है। उसके बाद फिर हम अपने पंचायती राज इस पे चलेंगे और पंचायती राज के बाद हम सीधा कर जाएंगे कहाँ पर? मूल अधिकार। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि ताकि जो टॉपिक्स बड़े हैं एग्ज़ाम में और जो दो जगह आपके सिलेबस में देखने को मिलते हैं उन्हें हम आसानी से कवर कर सकें। तो अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में इसे हम कंप्लीट कर देते हैं पूरी तरीके से, और संघ की विधायिका को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। देखिए अभी एक सेशन हम आपके लिए बना रहे, एक क्लास आपके लिए बनाया है संसद के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वो क्लास आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। उस क्लास में आपको आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण भाग, दो चीज़ें मिलेंगी।
और उसके जो अगली क्लास होगी उसमें आपको अनुसूचियां और संविधान संशोधन, ये 2 चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।